2 मिनट बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, हमने स्टार्ट किया था ओबी क्या है, बट उसके पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ओबी का सिलेबस क्या है। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, प्लीज ये आप लोग किसी के साथ शेयर ना करें, किसी के साथ मेहरबानी करके, बिकॉज जो कॉलेज के रेगुलर ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं वहां पे टीचर ने बताया कि इस साल का ओबी का सिलेबस इतना रहेगा। जनरली जो अपना यूनिट 1 है उतना ही है, यूनिट 2 में कम हुआ है, 3 में कम हुआ है। ये सब चीज आपको शेयर नहीं करनी है। और हाँ, मैंने पहले आज सुबह में भी बता दिया मैसेज में कि भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट होते ही एग्जाम की डेट्स आ सकती है, तो प्लीज पढ़ना चालू कर दो। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा था, ओबी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसके अप्रोचेस क्या है। और अब जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन है सिलेबस का, यूनिट 1 का सबसे आईएमपी क्वेश्चन, 99% 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू द ओबी फील्ड, यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कौन से डिसिप्लिन है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था कि ओबी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी उसने अपने प्रिंसिपल एक डिसिप्लिन से नहीं लिए, उसने अपने प्रिंसिपल अलग अलग डिसिप्लिन से एक्वायर किए। क्लियर? अब ये भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको आप चैप्टर की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन क्या है? एज वी नो दैट ओबी इज नॉट अ डिसिप्लिन बट इट यूज द नॉलेज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, यानी ओबी कोई एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, वो अलग अलग डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ लेता है। ओबी ड्रॉ द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल फ्रॉम बिहेवियर साइंस सच एज साइकोलॉजी, डिटेल में पढ़ना है, सोशियोलॉजी डिटेल में पढ़ना है, एंड एंथ्रोपोलॉजी ये भी अपने को डिटेल में पढ़ना है। Moreover, OB also draw something from social science such as economics, history, political science. Their interrelationship is explained in the chart. चार्ट नीचे दिया हुआ है, बाद में अपना आगे सो कंटिन्यू करते हैं। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि बिहेवियर साइंस में क्या क्या आता है। तो भाई बिहेवियर साइंस के अंदर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी आता है। सोशल साइंस में क्या आता है, तो उसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आता है। क्लियर? अब देखते हैं डिटेल में। हाँ, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल शॉर्ट नोट के तौर पे भी आपको पूछ सकते हैं। फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या? तो साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। देखते हैं। द टर्म साइकोलॉजी comes from Greek word psyche, which means soul. Soul means atma, spirit. Psychology is a science that seeks to measure and explain, sometimes the change the behavior of human and other animals. Psychology क्या है? साइकोलॉजी भी एक साइंस है, मनोविज्ञान है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड अपनी लैंग्वेज में। साइकोलॉजी ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन इंडिविजुअल बिहेवियर। साइकोलॉजी वो है जो इंसान के बिहेवियर को स्टडी करता है। इन शॉर्ट, इंसान क्या सोचता है, इंसान का नेचर क्या है, इंसान की सोच क्या है, इंसान की थिंकिंग क्या है, इंसान का लाइकिंग क्या है, इंसान नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, बराबर उसकी मेमोरी क्या है, उसका परसीव करने का तरीका क्या है, ये सब साइकोलॉजी में पढ़ना है। देखते हैं। Modern psychology is almost universally affected as the science of behavior, which is same as behavioral science. Already ऊपर पढ़ चुके हैं कि behavioral science के अंदर एक टॉपिक है जिसको अपने बोलते हैं साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में क्या क्या स्टडी होता है इंसानों का, तो देखो देखते हैं। साइकोलॉजी स्टडी द बिहेवियर इन वेरियस कंडीशन, सच एस नॉर्मल कंडीशन में आपका बिहेवियर कैसा है, अगर कंडीशन चेंज कर दी जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइट चली जाती है, तो बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा।
बराबर। बच्चों की फी बढ़ाई जाती है तो बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा, बच्चों को मारते हैं तो ये सब एबनॉर्मल चीज हुई। तो यही चीज है कि साइकोलॉजी स्टडी द बिहेवियर इन वेरियस कंडीशन सच एस नॉर्मल, एबनॉर्मल, सोशल, इंडस्ट्रियल, लीगल, चाइल्डहुड, ऑडोलेंस, ओल्ड एज एक्सेट्रा, है ना। जैसे जैसे इंसान की बिहेवियर, लाइफस्टाइल चेंज होती है, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपकी 40,000 50,000 की जॉब लग गई, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर आपको नौकरी पे कर रहे हो, लॉकडाउन की वजह से आपका पगार रिड्यूस कर दिया या आपको नौकरी से निकाल दिया, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन हुई ना। यहाँ पे आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा रहता है, बचपन में आपका बिहेवियर अलग था, अभी आपका एडोलेंस जवानी में आपका बिहेवियर अलग है, बुढ़ापा आता है ना। वही है कि साइकोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन वेरियस कंडीशन। It also the study, it also study the process of human behavior such as learning, thinking, memory, sensation, perception, emotion, feeling, personality। इतना सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, 3 4 नाम लिखोगे चलेगा। यानी ये भी बताता है कि इंसान लर्न कैसे करता है, इंसान का सोचने का नजरिया कहाँ तक जाता है, उसकी मेमोरी कितना है, उसका मेमोरी पावर कितना है, उसका बूस्टिंग पावर कितना है, उसकी फीलिंग क्या बता रही है, वो इंसान की पर्सनालिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें भी आप साइकोलॉजी के जरिए इंसान के बिहेवियर पे स्टडी कर सकते हो। So, its contribution to OB are applied in the field of learning। एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, देखो खाली गप्पे ही मानना है। इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिसीजन, सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सिलेक्शन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। फॉलोइंग आर द वेरियस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अब कौन सी फील्ड है, बेसिकली यहाँ पे 3 है। क्लियर पन बहुत से ज्यादा होती है, 22-23 हजार की है, अपने सिलेबस में नहीं है। तो देखते हैं। नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल नाम से ही पता चलता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढना। देखो लिखा हुआ है, इट ट्राई टू स्टडी कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई नॉर्मल इंसान को बोल दिया जाए कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, या ना 2 वेरिएबल, कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। सो इट प्रोवाइड द थियरी ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन एंड स्ट्रेस। सीधा के सीधा पता चल जाएगा कि इंसान का लर्निंग पावर क्या है एक्सपेरिमेंट करने से, इंसान कौन सी चीज से मोटिवेट होता है, इंसान की परसेप्शन यानी सोच क्या है, और इंसान कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, या तो कौन से लेवल पे इंसान स्ट्रेस में आता है। क्लियर। एक्सपेरिमेंटल का मतलब स्टडी ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, पॉजिटिव नेगेटिव, तुम कुछ भी रिज्यूम कर सकते हो। सेकंड वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल नाम से ही पता चलता है, क्लिनिक, बराबर। यानी इट स्टडी द थियरी ऑफ पर्सनालिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर, कि भाई इसके अंदर ये सिखाया जाता है कि इंसानों को डेवलप कैसे करना है। जैसे कोई बंदा डिमोटिवेट हो चुका है, कोई बंदा दुनिया से हार चुका है, तो उसको जीना सिखाओ, उसको जीने का तरीका सिखाओ, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलता है। एंड लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ये थोड़ा टिपिकल शब्द है, देखते हैं। इट डील विथ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू फैक्ट, प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम अबाउट ह्यूमन इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन है, क्यों ह्यूमन में प्रॉब्लम्स हो गए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग व्यवसाय के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के एक साथ काम करते हैं, तो कोई ना कोई चीज में उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसको डील करना है। ह्यूमन इंटीग्रेशन इज ए ह्यूमन फैक्टर इन वर्क सिचुएशन। इट प्रोवाइड द थियरी ऑफ सिलेक्शन। देखो उसके हिसाब से तो सिलेक्ट किया जाता है, जैसे जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं ना, कि सपोज एज्यूम कर लो कि अगर मेरी कंपनी आपको बड़ौदा से सूरत ट्रांसफर कर देती है, तो क्या आप
जॉब करोगे। अगर हमारी कंपनी से ज़्यादा आपको कोई और कंपनी जॉब प्रोवाइड करती है तो क्या तुम हमारे वहाँ जॉब कंटिन्यू करोगे? तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड एक्सप्लेन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया भाई? कोई डाउट हो तो बोलो, तो मैं आगे बढ़ूं। कोई डाउट हो तो बोलो, मैं आगे बढ़ूं। ये तो हमने साइकोलॉजी क्या वो पढ़ा। अब अपना सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं, अपना सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कंट्रीब्यूशन क्या है। क्लियर? तो जो ऊपर पॉइंट पड़े इंडिविजुअल लेवल के वही सब यहाँ पे रिपीट करना है। जैसे देखो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप नहीं। तो सबसे पहला आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ वे इन विच हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट। बराबर, उसको बोलते हैं इंसान की पर्सनालिटी, कि इंसान रिएक्ट कैसे करता है और दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। सो मैनेजर, ये देखो अब अपने काम का नहीं है, बिजनेस लेवल की बात चल रही है। मैनेजर शुड ट्राई टू मैच द पर्सनालिटी विद द जॉब रिक्वायरमेंट। तो मैनेजर की जरूरत क्या होती है? मैनेजर का काम क्या होता है कि एम्प्लॉय की पर्सनालिटी के साथ मैच आउट करना है, क्योंकि उसको उनके साथ काम करना है, ह्यूमन के साथ वर्क करना है। सेकंड वन इज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब परसीव करना। अगर मैनेजर ने परसीव करना सीख लिया कि ये बंदे को ऐसे काम करवाना है, ये बंदे बस ऐसे काम करवाना है, तो जैसा चाहेगा वैसा काम अपने एम्प्लॉय से, अपने ह्यूमन से, अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों से ले सकेगा। देखो लिखा हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, organizing and interpreting the event in environment. If a manager can understand the perception of employee, he may get a favorable view. सीधा है ना कि वो समझ गया कि भाई हमारे एम्प्लॉय क्या परसीव करते हैं, तो उसको बोला जाता है परसेप्शन। थर्ड वन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब इंडिविजुअल का रिएक्शन कैसा है, वो उसका एटीट्यूड बताता है। एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? तो एटीट्यूड मीन्स आवर ओन वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया क्या है, उसको एटीट्यूड बोला जाता है। ये डेफिनेशन अंदर लिमिटेड दिया हुआ है। एटीट्यूड मीन्स रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हिज बिलीफ। मैंने बताया ना कि तुम दुनिया को कैसे देखते हो, वो तुम्हारा एटीट्यूड बताता है। तुम्हारे आसपास को, दुनिया मीन्स तुम्हारे आसपास को देखने का नजरिए को एटीट्यूड बोला जाता है। उसके बाद आता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या कि अगर तुम किसी को कुछ सिखाते हो तो तुम्हारी सिखाने की मेथड कैसी है, तुम किस प्रकार अपने एम्प्लॉय को लर्न कराओगे, ट्रेन करोगे, मदद करोगे, जिससे एम्प्लॉय तुम्हारे अच्छे तरीके से काम कर सके। देखो लिखा हुआ, इट मीन्स एनी रिलेटिव चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। व्हेन मैनेजर अंडरस्टैंड द लर्निंग स्टाइल ऑफ एम्प्लॉय, समझ में आया? व्हेन मैनेजर अंडरस्टैंड लर्निंग स्टाइल ऑफ एम्प्लॉय, अगर मैनेजर को पता चल गया कि हम हमारे एम्प्लॉयज को कैसे सिखाना है, कैसे काम करवाना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे उनको डेवलप करना है, तो ऑटोमेटिकली उनके परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट ला सकता है। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी तुमको मदद करता है। पॉइंट नंबर 5 इज मोटिवेशन। जैसे ऑलरेडी मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को कि अगर मैनेजर ने ये देख लिया कि मेरे वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय मोटिवेट कौन सी चीज़ से होते हैं, उनको सैलरी से मोटिवेट करना है, उनको प्रमोशन से मोटिवेट करना है, उनको बेनिफिट से मोटिवेट करना है, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट करना है, उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट करना है। समझ में आया? तो अगर मैनेजर को ये पता चल गया कि तुम्हारे वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होते हैं, तो मैनेजर उस हिसाब से काम करके एम्प्लॉय से काम ले सकेगा, जिससे बिजनेस को बेनिफिट होगा। देखो अब अपने बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल इंटेंसिटी, direction and persistence of effort toward achieving or attaining a goal. So it help a manager to understand what motivate an employee. employee को motivate कैसे किया जाता है।
फिर आता है जॉब सेटिस्फेक्शन, ये भी ज़रूरी है, मैनेजर को ये भी देखना पड़ेगा क्या वर्कर हमारे वहाँ पे हमारे जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं। तो उसके लिए भी उनके बिहेवियर पे स्टडी करना पड़ेगा। क्यों? अगर वर्कर जॉब से सेटिस्फाइड है तो वो अपना 100% ऑप्टिमम एफर्ट देगा। मगर आपका एम्प्लॉई आपकी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं। समझ में आया? देखो देखते हैं। It is a positive feeling that an individual has toward his job. So the manager must understand those factors which create feeling of job satisfaction. Clear? Sorry. नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग, जो अब लर्निंग में पढ़ चुके हो। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? तो ट्रेनिंग का मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्कर नॉलेज, एम्प्लॉय स्किल, एम्प्लॉय एबिलिटी एंड एम्प्लॉय एफिशिएंसी, so that work can be done effectively and efficiently with minimum cost and maximum output। यानी ट्रेनिंग का मतलब वर्करों को अच्छी तरीके से ट्रेन कर देना, जिसके ज़रिए आप वर्करों से अच्छा काम ले सके, वर्करों का तुम बेनिफिट कर सको। देखो लिखा हुआ है, पढ़ता हूँ। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। सिंपल है, वर्कर का नॉलेज कब बढ़ेगा? जब उसको तुम ट्रेन करोगे, सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे, सो दैट ही कैन डू हिज जॉब वेल, ताकि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप इफेक्टिवनेस। ये तुम नहीं लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि तुमको ये भी देखना है कि वर्कर किस तरीके से लीड करना है, वर्करों को कैसे लीड करना है। इट इज़ वन टाइप ऑफ डायरेक्शन, ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ा हुआ है आपने इस वाई कॉम में, कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसके परफॉर्मेंस को मेज़र कैसे करना है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो लिखा हुआ है, इट मीन्स सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, यानी वर्कर के परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिलेक्शन सिंपल है, सही जॉब के लिए सही बंदे को सिलेक्ट करना। और हेनरी फ्यूल भी हमेशा बता रहे कि जो बंदा जो फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उसी का काम लो। तो इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन होगा। तो सिलेक्शन के अंदर वही है, it is the process of picking up individual with required qualification and competence to fill the position in the organization। यानी सही काम के लिए सही जॉब पे सही इंसान को अपॉइंट करना। नेक्स्ट वन इज वर्क डिजाइन। वर्क डिजाइन का मतलब क्या होता है? वर्क डिजाइन का मतलब काम को डिजाइन नहीं, यानी जो काम आपको ऑर्गेनाइजेशन में लेना है उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, इम्पैक्ट करना है, ताकि तुम अपना रिजल्ट पॉजिटिवली, अपना रिजल्ट यानी अपना आउटकम पॉजिटिवली ला सको। यानी एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर आप प्रोडक्शन के बिजनेस में हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस वन के बाद प्रोसेस टू का स्टेप होना चाहिए, फिर प्रोसेस थ्री का स्टेप होना चाहिए, फिर प्रोसेस फोर का स्टेप होना चाहिए। जब तक फिनिश गुड्स नहीं होता वहां तक प्रोसेस को सीक्वेंस में रखो, ताकि आपका काम एक प्रोसेस से खत्म होते ऑटोमेटिक सेकंड प्रोसेस में आ जाए। दैट इज कॉल्ड वर्क डिजाइन। वर्क को, काम को अच्छी तरीके से डिजाइन करना। देखो देखते हैं। It is an understanding which can help manager to design the job that positively affect the motivation. And सबसे important factor आता है 12 number, work stress. Work stress. It is an individual reaction to disturbing factor in environment. Stress कब आएगा? कि अगर आपके बिजनेस के अंदर या तो आपके आसपास के वातावरण में, एनवायरनमेंट में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपके हाथ में नहीं है। पढ़ा था आपने, एस वाई बी कॉम में भी पढ़ा था, एफ वाई बी कॉम में भी पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बट अगर जो एक्सटर्नल है वो अपना हाथ में नहीं है, तो हमको उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। तो वही बताया कि अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आता है तो इट विल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। तुम्हारे काम करने के प्रोडक्शन फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, या तो काम करने के फ्लो में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उसको सही तरीके से एडजस्ट करना। न वो सिचुएशन में जो स्ट्रेस होता है वर्करों पे, जैसे अभी लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने की वजह से कितने लोगों की नौकरियां चली गई,
कितने लोगों के धंधे बंद हो गए, कितने लोगों को हाफ डे करना पड़ा है, कितने लोगों की सैलरी डिडक्ट हो गई। तो इट क्रिएट स्ट्रेस ऑन माइंड। इससे इंसान के बिहेवियर पे, इंसान के माइंड पे स्ट्रेस आता है। तो एज ए बिजनेसमैन, एज ए मैनेजर, आपको ये देखना है कि ये सब स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। ओके, आज के लिए थोड़ा टॉपिक रखेंगे क्योंकि आज थोड़ी तबीयत मेरी फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग टुडे वेल। बट मैं अगेन वापस आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने सिलेबस आपको भेजा है, ग्रुप के अंदर भी दिया है, वो प्लीज़ किसी को लीक मत करें, बिकॉज ये इंटर